अपनी भाषा यूट्यूब चैनल में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम हिंदी भाषा के व्याकरण की एकदम प्रारंभिक शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको जगाने वाली एक बात बताना चाहूँगा जो आपको अपने अंदर के आत्मविश्वास को जगाने का काम करेंगे। अगर आप अखबार पढ़ते हैं तो इसी रविवार को एक लड़की का झुंझुनू जिले की चिड़ावा की एक बहन है जिसके बारे में लिखा गया, और ये हमें ये दिखाता है कि एक व्यक्ति में आत्मविश्वास और आत्मबल ही उसे जीरो से शिखर पर पहुंचा सकता है। तो झुंझुनू की रहने वाली चिड़ावा की वो प्रतिभा अग्रवाल नाम की बच्ची पढ़ते पढ़ते जब एमए प्रवेश के एग्जाम दे रही थी तो उसकी आंखों की रोशनी चली गई, और आंखों की रोशनी यानी लगभग 90% दिखना बंद हो गया, और उस पर और परिवार पर ऐसा हुआ जैसे वो भयंकर वज्रपात हो गया हो। लेकिन उस बहन की मैं प्रशंसा करना चाहूँगा किस चीज़ की, उसके आत्मविश्वास और आत्मबल की। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। 90% आंखों की रोशनी चले जाने के बाद भी उसने पुनः अपना नया जीवन शुरू किया, तैयारी शुरू की, और उस तैयारी का परिणाम ये रहा कि अभी जो 2018 का आरएस का एग्जाम हुआ उस मुख्य परीक्षा में वो उत्तीर्ण हो चुकी है। ये एक छोटी सी कहानी जरूर है, लेकिन आपको और आपके आत्मविश्वास और आत्मबल को जगाने वाली बात है। हालांकि उसके शुरुआती कक्षा बोर्ड जो परीक्षाएं हैं उनमें ठीक ठाक नंबर हैं, हम बहुत ज़्यादा भी नहीं कह सकते तो कम नहीं कह सकते। 10वीं में 70 के लगभग हैं और सीनियर में 75 के लगभग हैं, तो ये संतोषजनक नंबर कह सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा उच्च कोटि के नंबर नहीं मान सकते। लेकिन उसके बावजूद उसके आत्मविश्वास और आत्मबल के कारण, एक शारीरिक विकलांगता के बावजूद उसने ऑडियो के द्वारा सुनकर तैयारी की और आरएस की मुख्य परीक्षा उसने क्लियर कर ली। आपको मैं ये इसलिए बताना चाहता हूँ कि आप भी वो कर सकते हैं जो आप कभी नहीं सोचते, लेकिन उससे पहले आपको अपने आत्मविश्वास और आत्मबल को जगाना होगा। अब आते हैं अपने आज के मुख्य विषय पर। आज जो हमारा टॉपिक है वर्ण विचार एवं अक्षरिक खंड, यानी व्याकरण की प्रारंभिक शुरुआत आज हम करने जा रहे हैं। वास्तविक शुरुआत और व्यवहारिक शुरुआत। तो व्याकरण जो हम पढ़ रहे हैं उसमें सबसे पहले हिंदी भाषा की हमारी चर्चा चल रही थी। तो हिंदी भाषा है उसकी सबसे छोटी इकाई, प्रथम सोपान, प्रथम सीढ़ी कह सकते हैं, और वो है वर्ण। वर्ण को अक्षर भी कह सकते हैं और वर्ण भी कहते हैं, अंग्रेजी में जिसे लेटर कहते हैं। तो उसकी परिभाषा क्या है? भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। आप कोई भी विषय पढ़ते हैं उसकी प्रारंभिक शुरुआत या आधार या नींव अलग अलग होती है। जैसे गणित में जाएंगे तो उसके अंक होते हैं, अंग्रेजी में अंग्रेजी के लेटर होते हैं, और हिंदी में उसी की जगह होता है वर्ण। भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके आगे टुकड़े नहीं किया जा सकते उसे हम वर्ण कहते हैं। देखिए एक उदाहरण है, जैसे राम, इसके मैं यदि टुकड़े करूं तो र प्लस आ प्लस मैं प्लस ए। अब देखिए, अब र और मैं जो व्यंजन हैं इनके आगे टुकड़े नहीं हो सकते। इसका मतलब ये हो गया कि ये वर्ण हो गए। तो छोटी से छोटी इकाई, और ये कह सकते हैं कि हिंदी भाषा का मूल आधार है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। वर्ण की परिभाषा हमने पढ़ ली।
वर्ण के बाद देखिए किस प्रकार एक पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी हर चीज की तय होती है। यदि आप छत के जाने के लिए प्रयास करेंगे तो सबसे पहले पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, इसी क्रम में अगर आगे बढ़ेंगे तो आप छत तक पहुंचने में आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो उसमें सबसे पहले इकाई थी वर्ण। तो जब यदि वर्णों को मिला दिया जाता है तो शब्द का निर्माण होता है, यानी 1 नंबर इकाई तो हो गई वर्ण, उसको मिला दिया तो क्या हो गया शब्द। अब शब्दों का मेल कर दिया तो उससे वाक्य का निर्माण होता है। ये 3 नंबर सीढ़ी कह सकते हैं, लगातार क्रम बढ़ता जाता है। अब यदि वाक्यों को मिला दिया जाए तो सब वाक्य, फिर वाक्यों के मेल, यानी मैंने दो बार लिख दिया है वाक्य के मेल, वाक्य को मेल बनाएंगे तो ये आपकी होगी भाषा। इस प्रकार ये एक क्रमिक हिंदी भाषा का व्याकरण की दृष्टि से एक चैनल हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसको पढ़ने के बाद सबसे पहले वापस वही वर्ण, मूल आधार, नींव, या जहां से भाषा की व्याकरण की शुरुआत होती है। अब वर्णों के बारे में चर्चा करते हैं, पहले भी हम थोड़ी चर्चा कर चुके हैं। देखिए वर्णों की कुल संख्या होती है 44, जिसमें 33 व्यंजन होते हैं और 11 स्वर होते हैं। इस प्रकार इनकी कुल संख्या होगी 44। अब इसके बाद आगे क्या लिखा है कि ये स्वर और व्यंजन, इनको 2 तरीके से हम पहले पढ़ चुके हैं, एक तो मौखिक और दूसरा लिखित। मौखिक तो क्या होगा, ये बात मैंने लिखी है, मौखिक और दोनों को मिलाकर के मुंह से उच्चारित होने वाली ध्वनियों और लिखे जाने वाले इन लिपि चिन्हों, यानी लिपि चिन्ह का मतलब वर्ण, को 2 भागों में बांटा जा सकता है। और वो 2 भाग हैं स्वर और व्यंजन, जो मैं पहले, हम थोड़ी चर्चा पहले भी कर चुके हैं और कुल संख्या में मैंने आपको दिया। तो यहाँ 2 बातें हैं, एक मुख से बोलने वाली मौखिक हो गई और लिखने के लिए लिपि चिन्ह काम ले तो ये लिखित हो गई। इन दोनों को मिलाकर के जो कुल वर्ण होते हैं उन वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है, पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। इसके बाद स्वर की परिभाषा देखिए क्या है, ऐसे वर्ण जो दूसरे वर्ण के बिना, या दूसरे वर्ण का स्वर के बिना जिनका उच्चारण किया जा सकता है या जिनको बोल सकते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं। स्वर की बात अगर हम करें तो हिंदी व्याकरण की दृष्टि से इन्हें 11 नंबर दिए गए हैं, जो आप पहले भी चर्चा, ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, कुल मिलाकर ये स्वर हो गए हमारे 11। इसके बाद स्वर के भी 2 वर्ग हैं, तो उन 2 वर्गों के नाम क्या हैं देखिए। स्वर के भेद कह सकते हैं, 2 वर्ग कह सकते हैं, 2 प्रकार कह सकते हैं। पहला है हरिस्वर और दूसरा है दीर्घ। इन दोनों में क्या अंतर है, हरिस्वर में क्या होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में अल्प समय या अपेक्षाकृत कम समय लगता है उन्हें हम हरिस्वर कहते हैं। हरिस्वर में आते हैं आपके ए, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ये जो इनको मूल स्वर भी कहते हैं। ये छोटा प्रश्न बन सकता है, हरिस्वर तो आप सब जानते हैं, लेकिन कई बार इसका प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि हिंदी के स्वरों में मूल स्वर कौन से हैं, तो ये 4 आपको याद रखने हैं। इसकी विशेषताएं क्या बताई मैंने अभी, तो इनको जब हम बोलते हैं तो बहुत कम समय, यानी अन्य स्वरों की तुलनात्मक अपेक्षाकृत 2 चीजों की तुलना कम समय लगता है, उन अक्षरों को या उन स्वरों को हम क्या कहते हैं, हरिस्वर, या दूसरा नाम इसका मूल स्वर भी होता है। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर की तुलना में दुगुना समय लगता है, अर्थात ज्यादा समय लगता है, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। अब ये हम हिंदी की व्याकरण पढ़ रहे हैं, अनिवार्य हिंदी का भाग पढ़ रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं। यहाँ इनके नाम हरिस्वर और दीर्घ हैं। यही शब्द बदलकर जब हम हिंदी साहित्य में जाएंगे तो इनके नाम बदल जाते हैं, हरिस्वर हो जाता है लघु और दीर्घ हो जाता है गुरु। वो हम आगे जब आएगी चर्चा करेंगे। तो दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वरों से दुगुना समय लगता है,
दीर्घ स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर ये बच गए आपके आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ, इनकी संख्या हो गई 7। इसके अलावा ये तो हमारे मूल थे, लेकिन हमारी भाषा पहले मैं बता चुका हूँ, यानी भाषा एक ऐसी चीज़ है उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। कुछ अनावश्यक शब्द है तो हट जाते हैं और कुछ आवश्यक शब्द है तो जुड़ भी जाते हैं। ठीक ऐसा ही वर्ण की उच्चारण की दृष्टि से यदि कहीं विद्वानों को, लेखकों को ऐसा लगता है इसका उच्चारण भी आवश्यक है तो उसको शामिल कर लिया जाता है। उसी कड़ी में अंग्रेजी के आ स्वर को भी प्रयोग में हिंदी में होने लगा है, जिसके उदाहरण हम पहले पढ़ चुके हैं, जैसे डॉक्टर, कॉलेज, कॉटेज आदि ये उदाहरण हैं। अब आज का जो छोटा सा टॉपिक हमने पढ़ा है, मात्र पहला वर्ण और वर्ण में स्वर और व्यंजन, इसमें 2-3 प्रश्न मैं आपको बताता हूँ, सुनना और उनको लिखना। आपको पहला प्रश्न है कि वर्ण किसे कहते हैं, परिभाषा लिखो। और दूसरा प्रश्न इसमें आपको ये लिखना है कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं और उनकी परिभाषाएं लिखिए। तो आज के इस टॉपिक को हम अब यहीं समाप्त करते हैं और आप इसके दिए गए प्रश्नों को निश्चित रूप से हल करके भेजेंगे। धन्यवाद।